नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए स्वागत कर लेते हैं अजीत सिंह जी का, भूतपूर्व साई कोच और खुद एक पहलवान, दो पहलवान पुत्रों के पिता। पहलवान की जो भी समस्या जंतर मंतर से शुरू हुई, पहले दौर की, उसके बाद दूसरे दौर की, तब से लेकर अब तक एक पहलवान के रूप में, एक कुश्ती विशेषज्ञ के रूप में अजीत सिंह जी ने लगातार इस पूरे मामले को फॉलो किया है और बहुत गहराई से फॉलो किया है। दर्शकों, आप सबको पता है कि अंतिम सूचना जो पहलवानों के बारे में मिली थी वो गंगा किनारे हरिद्वार में मिली थी, जहां राकेश टिकैत परिवार के बड़े भाई नरेश टिकैत जी पहुंचते हैं और गंगा में मेडल बहाने के ठीक पहले वो सारा मेडल लेकर और कुछ वादे देकर वहां से चले जाते हैं। तब से लेकर अब तक पहलवान कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं हमारे होनहार पहलवान, इनकी कोई सूचना मीडिया में भी नहीं है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो आइए पूछते हैं अजीत सिंह जी से, सर कहां है हमारे पहलवान? अंतिम बार हमारे देश के मेडल लाने वाले पहलवान गंगा किनारे हरिद्वार में देखे गए थे। सर, मुझे और पूरे देश को यह बड़ी चिंता है, कहां है हमारे पहलवान? सर, पहलवान जी लोग अपने अपने घर में हैं और एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। बेचारे 35 दिन तक आंदोलन किए हैं, तो अब सब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं घरों में। और मेडल बहाने की नौटंकी तो फ्लॉप हो गई थी, तो उसके बाद धमकी दिए थे कि आत्मदाह कर लेंगे या वो आमरण अनशन कर देंगे। अब सवाल ये उठता है सर कि पहलवान हरियाणा के, मुद्दा हरियाणा का, अगला चुनाव है हरियाणा में, ठीक है, खाप पंचायतें की पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा की। पर मैं देख रहा हूं कि फ्रंट सीट पर स्टेयरिंग पे टिकैत बंधु बैठे हुए हैं, पूरी राजनीति टिकैत साहब डील कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता बड़ा घालमेल हो गया है? बिल्कुल सर, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि गंगा किनारे मेडल रूपी जो चाबी नरेश टिकैत जी ने ली अपने हाथ में पहलवान भाइयों से, वो चाबी अब सीधे राकेश टिकैत के हाथ में दिखाई दे रही है। और न सिर्फ चाबी दिखाई दे रही है, बल्कि बाकायदा उन्होंने इंजन स्टार्ट करके ड्राइविंग सीट पर बैठ के और स्टीयरिंग संभाल लिया है। और इसको वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन चारों स्टेट्स के साथ जोड़ते हुए इवन केंद्र सरकार तक पहुंच गए हैं। तो मामला मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर इन पहलवानी के आंदोलन में आईपीसी की एक एफआईआर के मामले में राकेश टिकैत जी कहां से हैं और इनको किसने सारे बयाने दे दिए हैं? सर फैक्ट ये है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति ने, हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स ने इस मुद्दे को त्याग दिया है। वो एक आध बार होता है ना कि चिड़िया अपने बच्चों को त्याग देती है जी। तो सर ये है कि चूंकि इस मामले की हरियाणा के समाज में पोल खुल गई है और हरियाणा का समाज ये समझ गया है कि ये मामला फर्जी है, हाँ, तो और इससे बहुत ज्यादा जाट समाज की बदनामी हुई है। तो जाट समाज पहलवानों से भी खफा है, हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से खफा है कि तुमने पूरे समाज की और समाज की 1000 बेटियों को कलंकित कर दिया है। और पिछले 3-4 दिनों में जब से ये दिल्ली पुलिस की जांच के बारे में छन छन के खबरें आई हैं, तो समाज में ये मैसेज जा चुका है कि मामला फर्जी है और मामला अपनी तार्किक परिणति की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं जब गांव में लोगों से बात करता हूं तो गांव को समझ में आ चुका है लोगों को कि 1 हफ्ते में जो है पुलिस इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा देगी और इस जांच में कुछ नहीं लिख रहा है और मामला फर्जी है, ये आम जनता जान चुकी है। तो हरियाणा के जो जाट नेता है ना, वो भी जान चुके हैं और हरियाणा कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि इस मुद्दे से पॉलिटिकल फायदा तो होना, नुकसान हो गया है और अगर अब इसको और ज्यादा लटकाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए
अब जब और कोई खेवनहार है नहीं, तो जब 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 2-4 दिन की राजनीति है, टिकैत बंधु कर रहे हैं, कर लेंगे। ये है अच्छा, सर, एक्चुअल अंदर की बात ये है। ठीक है सर। अगर ये अंदर की बात है तो इसी अंदर की बात से जरा कुछ बाहर की बात निकालते हैं। सर ये बताइए, दो पहलवान बेटियों ने, एक पहलवान बेटे ने, ये 3-4 लोगों ने, उसके साथ 6-7 लोगों की एक शिकायत है। वो शिकायत कहां है सर? आईपीसी की धाराओं में एक एफआईआर दर्ज है। पहले तो ये था कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज है, इसका मतलब है इतना हाईलाइटेड मामला है तो दिल्ली पुलिस पूरी गंभीरता से उसकी जांच भी कर रही है। कोई भी पुलिस करेगी जब एफआईआर दर्ज है तो। बीच में पहलवान जी लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और इस बात के लिए गए थे कि आप जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर ये कथित आरोप लगाया गया है, उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस याचिका को खारिज किया पहलवानों की और उनसे ये कहा कि आप साहब जाइए और जहां एफआईआर दर्ज हुई है उसको फॉलो कीजिए। उन्होंने इंटरटेन करने से मना कर दिया। यानी कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जो एसआई साहब हैं, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, पुलिस के थानेदार साहब हैं, आपने आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया है तो जांच वही करेंगे और जो जांच हो रही है। एफआईआर की कॉपी भी आपकी आ गई है, यानी आपकी शिकायत पब्लिक डोमेन में है। आपने क्या क्या किया है उसके बारे में पिछले 24 घंटे मीडिया ने खूब बात की। अब सर ये बताइए, ये कोई आंदोलन तो है नहीं। मैंने आज तक शोषण, शारीरिक शोषण का कोई राजनीतिक आंदोलन तो देखा नहीं। लेकिन अब इसमें पार्टी केंद्र सरकार को बना रहे हैं, समझौता करने निकले हैं राकेश टिकैत एक बार फिर। सर ये बताइए, किसी शिकायत की आईपीसी में दर्ज एफआईआर की समझौता भी होता है क्या इस देश में? और उसमें केंद्र सरकार कहां से पार्टी है भाई? सर यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि टिकैत बंधु का, आज मैं वो राकेश टिकैत का मैं आज एक बयान सुन रहा था, बोला केंद्र सरकार से समझौते की बात चल रही है। अरे भैया, केंद्र सरकार तुमसे किस बात का समझौता करेगी? तुमको क्या आश्वासन देगी? भाई इनकी सिर्फ एक मांग है, देखिए, कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करो। ये इन्होंने असल में प्रेस्टीज इशू, नाक का सवाल बना लिया है कि हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, सब कुछ किया, पर हम ब्रजभूषण का कुछ उखाड़ नहीं पाए। जो इनका सबसे बड़ा दर्द है ना, कि हम ब्रजभूषण का कुछ उखाड़ नहीं पाए। दूसरा कि भैया फेडरेशन पर जो ब्रजभूषण सिंह काबिज हैं उनको फेडरेशन से हटा दिया जाए। दोनों, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, ये दिल्ली पुलिस की जांच तय करेगी और कोर्ट तय करेगा। और फेडरेशन स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें किसी किस्म का हस्तक्षेप सरकार को हक ही नहीं है करने का। तो आखिर कौन सा समझौता केंद्र सरकार से मांग रहे हैं? डिमांड क्या है इनकी? दोनों चीज। ये तो वो बात होगी ना कि आप पड़ोस के घर में कुछ मांग लें। अरे भैया, पड़ोसी का घर है ना, वो आपका नहीं है। तो ये दोनों चीज केंद्र के हाथ में नहीं है। ये पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो बड़ी साफ है कि केंद्र सरकार के दायरे में ही नहीं आता। वो एफआईआर पर कोई एक्शन ले नहीं सकती। और समझौता किसका भाई? जब तक एफआईआर खड़ा है और उसकी जांच हो रही है, एफआईआर ऑन पेपर है, तो उसमें केंद्र सरकार से कैसा समझौता? तो राजनीति करने वाले आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जब समझौते की बात करते हैं, तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा है क्या कि अब इसमें पहलवानों की कोई शिकायत कहीं रह नहीं गई है और इसमें केवल राजनीति रह गई है, और एक ऐसी लावारिस राजनीति रह गई है जिसके की जबरदस्ती के खेवनहार या मालिक कह लीजिए या दुकानदार कह लीजिए, वो राकेश टिकैत और उनका संगठन बन गया है? देखिए, अब इनफैक्ट वो भी नहीं है। मैं आपको जो केस की जो स्टेज है ना, जो जांच की है, मेरे को जहां तक सूचना है, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है। आज एक और खबर बहुत तेज अखबारों में उड़ी कि 4 गवाह मिल गए, पुलिस को 4 गवाह मिल गए। अरे भैया, 125 गवाह हैं, जिसमें से सिर्फ 4 ने पहलवानों के पक्ष में
गवाही दी है, ये कहा है। अच्छा, वो भी चारों चश्मदीद नहीं है। उन्होंने कहा हाँ हमको बताया था हमको। अच्छा, वो चार कौन कौन है? एक कोई कोच है, दो इसी फोगाट बहने हैं, महावीर फोगाट की जो 4-5 लड़कियां है ना, तो दो जी तीन तो इसमें इन्वॉल्व है, तो दो दो लड़कियां महावीर फोगाट की वो गवाह हैं। ठीक, तो जैसा कि हम तो कह रहे हैं, तो शुरू से जीजा साली संघर्ष समिति है, ये तो जीजा साली का ही तो ये पूरा विद्रोह था, जीजा साली का आंदोलन था, तो उसमें गवाह भी जीजा साली है। जी तो महावीर फोगाट की दो लड़कियां धरने पे बैठी हैं, एक लड़की ने पहले धरने की परमिशन मांगी थी और वही लड़की जो है गवाह बनी है। इस 125 में से जो 4 गवाह है ना, उसमें 2 फोगाट बहने हैं। जी जी 121 लोगों ने घटना को नकार दिया है, पर मीडिया 4 गवाहों को लेकर उड़ रहा है जी कि 4 लोगों ने पहलवानों के पक्ष में गवाही दी। अरे जिन 121 ने विरोध में गवाही दी कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुश्ती में इस प्रकार की कोई है शोषण नहीं है, उनका कौन हिसाब करेगा? तो सर ये केस जो है ना औंधे मुंह गिर चुका है, मुझसे पूछ लीजिए अंदर की बात। और विद ठीक है इन सर। वीक, एक हफ्ते के अंदर दिल्ली पुलिस इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने जा रही है। ठीक है और सर, उस फाइनल रिपोर्ट, हाँ आपकी जो भी इनपुट्स हैं उसके आधार पर जो आपने बात कही उससे ये साफ लगता है, और लगातार आप इस बात को कहते रहे हैं, प्रारब्ध के प्लेटफॉर्म पे भी कह रहे हैं, अपने चैनल दद्दा की खरी खरी पे भी आप कह रहे हैं, और जो कह रहे थे आप और जो कह रहे हैं आप वो सामने होता हुआ दिख रहा है। ये बात भी सही है। सर अब एक हाँ चीज बताइए कि क्या ऐसा है कि पहलवानों को ये लग गया है कि भाई एफआईआर तो हमारी कहीं टिक नहीं रही है, क्योंकि सबूत सारे उसमें हमने दे नहीं पाए, आरोप झूठे हैं तो सबूत का क्या सवाल है। ऐसे में आपने एक बात ये भी कहा कि हुड्डा परिवार और हरियाणा कांग्रेस भी इससे अपने हाथ खींच चुका है। आप ये भी बिल्कुल। कह रहे हैं कि जाट समाज जो हरियाणा का है जहां की ये बच्चियां हैं वो भी हाथ खींच चुका है। तो सर ये बताइए, जब सारे इसके पीछे बल देने वाले हाथ खींच चुके हैं, तो फिर ये राकेश टिकैत जैसे आंदोलन जीवी किस हाथ पे खड़े हैं सर, और क्यों खड़े? ये तो देखिए, ये तो वो एक बात बताऊं आपको, वो आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा हो ना कि जो लॉयंस की प्राइड होती है उसमें से एक आध जो है लतमरुआ होते हैं ना, है ना, वो उनका कोई प्राइड नहीं होती, वो सब जंगल में लावारिस घूमते हैं। और जहां कोई छोड़ा हुआ कुछ, कोई किसी का मार के खाया हुआ कुछ एक आध जानवर मिल जाता है उसको खा के गुजारा करते हैं। तो सर देखिए, टिकैत बंधुओं की वही औकात रह गई है। मुझे लगता है, आपने कहा था ना कि दिल्ली का दूध और फल सब्जी बंद कर देंगे, सर जी टिकैत साहब के कहने पे मिसिज टिकैत भी कुछ नहीं करेंगी। टिकैत साहब की कोई राजनीतिक औकात, सामाजिक औकात है ही नहीं। ये टोटली मीडिया की उपज है, इसका सामाजिक बेस बिल्कुल नहीं है, जीरो है। जी बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है, लेकिन अब जैसे कि इतने अभ्यस्त और इतने प्रोफेशनल धरनेबाज हैं, इतने प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं और आंदोलन जीवी हैं राकेश टिकैत, तो सर आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए एक लावारिस बस इनके हाथ में आ भी गई है, उसकी स्टीयरिंग पे बैठ भी गए हैं और बस चल रही है, तेल पानी थोड़ा बहुत तो मिलता ही रहता है इनको, वो चल रही होगी, तो सर आप ये बताइए कि आप अब टिकैत यानी राजनीति, और वो भी सस्ती राजनीति, माइनस पूरे पहलवानों का ये आंदोलन या सो कॉल्ड आंदोलन, ये अब पूरी तरीके से अलग अलग हो चुका है। अब बचे केवल टिकैत। तो अब आप आगे इसमें केवल राजनीति ही होते हुए जो दिख रही है, उसमें अब कौन कौन सी और वस्तुएं, खाद्य सामग्रियां मिलेंगी इस सो कॉल्ड पकवान को पकाते समय? क्योंकि हमें शाहीन बाग का आंदोलन याद आता है, हमें वो तथाकथित किसान आंदोलन याद आता है। तो सर क्या इसमें अभी और कुछ मनोरंजन देखने को मिलेगा एक बार फिर? किसको किसको और जोड़, कैसा? ये फिल्म फ्लॉप हो गई सर। एक हफ्ते के अंदर दिल्ली पुलिस एफआईआर लगा देगी और ये
कोर्ट में सबमिट कर देगी कि मामला झूठा था, फर्जी था, कोई सबूत नहीं है। और दो मुख्य जो कंप्लेनेंट्स हैं उनकी कंप्लेंट्स फर्जी हैं। एक वन ऑफ द जो कंप्लेनेंट है जिसके कंप्लेंट पे पॉक्सो लगा है, वो उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के मतलब उसने तो कूट रचना की है, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उसने आपराधिक षड्यंत्र करके किसी की मानहानि करने का षड्यंत्र रचा है। तो वो तो 10-20 साल के लिए, 10 साल के लिए इस 7 में से 2 कंप्लेनेंट 10 साल के लिए कम से कम जेल जाएंगी, या तो घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़ते हुए पूरे समाज से आज मेरी बात को नोट कर लीजिए, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 7 में से 2 लड़कियां या तो सार्वजनिक माफी मांगेंगी, नाक रगड़ के पैरों पे रहम की भीख मांगेंगी और थूक के चाटेंगी, नहीं तो 10 साल जेल जाएंगी। और फिर वही, अरे देश की बेटी है, मेडल है, अरे आपकी तो बच्ची है, अरे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, अरे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, अरे अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए, गलती हो गई थी। भीख मांगेगी रहम की 7 में से 2, क्योंकि उन्होंने जेल जाने का काम किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये 2 के खिलाफ ही ऐसे सबूत हैं, ये 420 और 120 भी, और उन सब में जो कूट रचनाओं में बिल्कुल आपराधिक षड्यंत्र सस्ते में छूट जाएंगे। आपराधिक षड्यंत्र 120 बी रचने की वो धारा होती है, 420 जो है वो फ्रॉडिज्म की होती है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात आपने बताई, और ये अंततः दुख होगा कि वो बेचारे पहलवान जो कि उनको अपने जो जेन्युइन शिकायतें थी अगर थी, तो उनको जाके फेडरेशन के साथ को रिजॉल्व करना चाहिए था, और उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। फेडरेशन में चल रही अनियमितता या कुछ फाइनेंशियल चीजें या बाकी चीजें थी, तो उसको मिल बैठ के निपटाना था। लेकिन इस तरह की शातिर तरीके की राजनीतिक दुष्चक्र में फंस गए पहलवान, और अब संभवतः उनका यहां से निकलना वो बड़ा दुखदाई होगा। उसको जिस तरीके से निकलेंगे वो देखना बड़ा दुखदाई होगा। बहरहाल अब चलते चलते आपसे एक बात और पूछ के अपनी ये चर्चा आज की समाप्त करूंगा। सर एक चीज बताइए, 2014 से लगातार यह देश देख रहा है, कभी न कभी कोई इस तरह का फर्जी आंदोलन, इस तरह का फर्जी विवाद पैदा किया जाता है, फिर उसको बाकायदा खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के बाद उसके नाम पर सामियाने सजाए जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े हो, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, मोदी मर जा, इस तरह की तमाम चीजें लगातार इस सरकार के खिलाफ 2014-15 से चल रही है। और चाहे वो 2019 का चुनाव हो, हम कहते हैं कि एक बार अगर राजनीति ही हो रही है और 2024 का चुनाव सामने है, इसके आधार पर राजनीति हो रही है, तो सर ये बताइए, क्या ये लोग इतने नासमझ हैं, ये नकारात्मक लोग, कि इनको ये नहीं समझ में आता कि 2000 अब तक जितने आंदोलन हमने किए हैं उनका तो उल्टा फायदा हुआ है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को या उनकी पार्टी को? क्या एक बार फिर 2024 के मुहाने पर फायदा देते हुए दिख रहे हैं? ये कैसे ऐसा कर जाते हैं सर? देखिए, आपने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया कि इस पे पूरा 40 मिनट का डिस्कशन बनता है। ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है ना, इस पे पूरा 40 मिनट का एक टॉपिक बनता है। पर मैं एक बात बता दूं आपको, देखिए इस मुद्दे में भी आखिर इतनी जल्दी हरियाणा का जाट समाज और खाप पंचायतें और हुड्डा परिवार हरियाणा कांग्रेस क्यों भाग गई? क्योंकि इस मुद्दे से भी जाट समाज के खिलाफ 35 जाति का जो समाज था ना, वोट बैंक राजनीति, वो गोलबंद होने लग गई थी। और हरियाणा की पॉलिटिक्स का एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर है कि जाट जितना ज्यादा उत्पात करेगा सड़क पे, 35 जातियां उतनी ज्यादा गोलबंद होंगी इनके खिलाफ।
तो इनके खिलाफ अगर, जाटों के खिलाफ अगर गोल बंद होगी तो बीजेपी को उसका पॉलिटिकल फायदा होता है। इसलिए बीजेपी तो खुद चाहती है कि जाट सड़कों पर उतर के थोड़ा बहुत उत्पात करते रहें। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने इसको कह दिया कि बीजेपी खुद चाहती है, और आपने ये भी जब कहा इस पर तो एक पूरी 40 मिनट की डिस्कशन बनती है, तो हम चाहेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो में ये पूरा रेसिपी का जो असली मजा है वो खत्म हो जाए, ताकि ये सिर्फ मजे की बात नहीं है सर, ये बात ये है कि बार बार इतनी अपरिपक्व राजनीति, जो कि सो कॉल्ड राजनीतिक लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, उनका मुख्य पेशा है राजनीति का, हमारा आपका कोई पेशा नहीं है राजनीति का, हम लोग राजनीति वाले नहीं हैं, लेकिन इतनी राजनीतिक समझ अगर हमारे आप में है, आप पहलवानी के व्यक्ति हैं, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, मैं रचनात्मक व्यक्ति हूं, मैं यूट्यूब पे देश और समाज की चर्चा करता हूं, अगर हम में आप में इतनी राजनीतिक समझ है कि भैया तुम तो बीजेपी को फायदा दिए दे रहे हो, तो इनमें क्यों नहीं आती? अब ऐसे में फिर वही वाला जुमला आता है कि भाई साहब ये तो बीजेपी के प्लेस किए हुए एजेंट हैं, अब ये क्यों ना कह दिया जाए। जी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, यदि आप अपने वकील से, अपने डॉक्टर से झूठ बोलते हैं, उससे यदि बातें छुपाएंगे तो मरेंगे। ये एक जनरल नियम है सर। भोजपुरी में सर भोजपुरी में एक कहावत है कि दाई से पेट नहीं छुपावल जाला, मतलब दाई से जो मालिश करती है उससे पेट नहीं छुपा पाएंगे आप। अगर गर्भवती हैं तो 2 मिनट में वो जानती है, और उससे आपको नुकसान हो जाएगा अगर दाई से आप पेट छुपाएंगे। जी तो सर हुआ क्या था ना, ये इसमें 2 पक्ष थे, एक पहलवान पक्ष, एक हरियाणा कांग्रेस वाला पक्ष। ठीक है सर, दोनों ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा। हरियाणा कांग्रेस को लगा कि लड़कियों का भावनात्मक मुद्दा है, बेटी मेडल लाई है, देश की बेटी, सत्सन हो गया, तो भावनात्मक अपील है, भावनात्मक मुद्दा है, लोग हमारे पीछे टूट पड़ेंगे। लड़कियों ने छुपा लिया कि सर मामला तो पर टोटल फर्जी है। ये बात लड़कियों ने हरियाणा कांग्रेस से छुपा ली, हुड्डा फैमिली से, और हुड्डा फैमिली ने इनको जब आंदोलन करने बैठाया तो असली बात छुपा ली कि तुमको तो सिर्फ टिश्यू पेपर और मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा कल्याण, कुश्ती का कल्याण हमारे एजेंडे में नहीं है, हमको तो अपनी रोटी सेकनी है, हमको तो अगला चुनाव देखना है। तो सर दोनों, वो भोजपुरी में एक और बहुत खतरनाक कहावत है ना, भूखा भूखे की डैश 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 जब करता है तो दोनों को गश आती है ना। तो सर यहाँ भूखा भूखे के साथ प्रेमालाप कर रहा था तो दोनों बेहोश होकर गिरे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इन सब में आज देखिए ना, इतनी हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि इतनी गंभीर चर्चा करते हुए भी हम लोगों के इस तरह के रूपों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और हम दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कष्ट है, इस सबके पीछे एक कष्ट है कि इसमें एक बार फिर मैं वही दोहराऊंगा कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस देश की कुश्ती एक खेल के रूप में, उसका हुआ है। तमाम आने वाली प्रतिभाओं का नुकसान हुआ है, तमाम ऐसी बेटियों के सपने टूटे हैं, तमाम ऐसे बेटों के सपने टूटे हैं, तमाम ऐसे गार्जियंस के सपने टूटे हैं। सर आप एक पहलवान हैं, 2 यशस्वी पहलवान बच्चों के पिता हैं, और मैंने सर जितना भी देखा है, मैंने एक नेशनल चैंपियनशिप कुश्ती की, वहां पर एक रात में रुका हुआ था। सर मैं जब उतर के और स्टेडियम तक जा रहा था तो मैंने देखा एक बूढ़ा बाबा, 70 से 75 साल की उम्र का बाबा, अपने नाती को हाथ में डोल लिए हुए दूध का, और कहां से आ रहे थे सर? अयोध्या में मैंने उनको देखा था, और वो हरियाणा से आ रहे थे अपने नाती को लेके कुश्ती लड़ाने। ऐसे लोगों का सपना तोड़ा है इन लोगों ने, और मुझे लगता है कि यह समाज, यह देश, खेल जगत और आप जैसे द्रोणाचार्य कुश्तियों के और तमाम खेलों के इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ये देश इनको माफ नहीं करेगा। आगे आने वाली राजनीति जो है, इसमें कैसे हरियाणा की राजनीति जुड़ी हुई है और कैसे बाकी चीजें मैं देख रहा हूं कि मैं समझ सकता हूं सर, आप निश्चित रूप से, आपके आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं, और कहीं ना कहीं जाके जब ये देश की बेटियों पर बात आती है ना,
इसीलिए पिछली चर्चा में आपने जब बात की थी तो हमने ये कहा था और आपने भी ये कहा था कि असली शोषण तो इन बच्चियों का, इन पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठने के बाद से अगले मिनट से शुरू हुआ और अब तक हो रहा है। और इन्होंने सिर्फ अपना ही शोषण जंतर मंतर पर बैठ के नहीं कराया है, बल्कि इन्होंने इस देश की हजारों हजारों बेटियों, उनके परिवारों, उनके सपनों और कुश्ती, भारतीय कुश्ती के, उनका शोषण किया है सर। मैं देख रहा हूं आप भावुक हो रहे हैं सर, मैं समझ सकता हूं। आप इस मुद्दे से ही नहीं, आप कुश्ती को जीते हैं, आप एक पेरेंटिंग गाइड हैं, इस रूप में मैं आपके इस पक्ष से भी लोग उजागर हो रहे हैं और आप कितने भावुक व्यक्ति हैं सर, ये मैं समझ सकता हूं। और इसी तरह हम इस दर्द को, देश के दर्द को, जो ये कलंक लगाने का प्रयास किया है लोगों ने, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आज के लिए इस भावुक पल के साथ ही मैं आपसे कहूंगा आप अपने आप को संभालें सर। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप समझ सकते हैं, कुश्ती को प्रेम करने वाला, कुश्ती को जीने वाला एक विचारक अगर अपनी आंखों को गीला करने से रोक नहीं पाता है, तो आप सोचिए हजारों परिवार, सैकड़ों बेटियां और उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। ये सेलिब्रिटीज कहां जाके फंस गए, ये भी बच्चे हमारे हैं, बच्चे आपके हैं। आज नहीं तो कल ये माफी मांगेंगे, जैसा कि अजीत सिंह जी ने कहा, और इनको माफ करना भी हमारा धर्म होगा, लेकिन तब तक बहुत कुछ बिगाड़ चुके होंगे। तो आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। और आपसे एक बार फिर, मैं हमेशा ये बात हंसते मुस्कुराते हुए कहता हूं, लेकिन अब मेरा हंसने और मुस्कुराने का दिल नहीं कर रहा है आज के इस वीडियो में। कृपा करके प्रारब्ध को सब्सक्राइब कर लीजिए। दद्दा की खरी खरी पर यह वीडियो वहां भी अपलोड होगा, कल अपलोड होगा, उसे भी देखिए। और एक बात मैं पूरी गंभीरता से और पूरे मोहब्बत और पूरे प्यार से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दोनों चैनलों के कमेंट बॉक्स पर आके निष्पक्ष और निडर होकर अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार हमें लिखिए, ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें और आपकी समझ को भी, आपके इनपुट्स को भी अपने आने वाली चर्चाओं में शामिल कर सकें। अजय जी सर, मुझे लगता है कि पहली बार इतने आंसुओं के साथ हम वीडियो चर्चा समाप्त कर रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अवनीश भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।